तो बच्चों प्रीवियस जो क्लास थी आपकी उसमें हमने किया था 16.4 का बेसिक और साथ में फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं बता देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट आ जाए, एम्प्टी इवेंट आ जाए, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस आ जाए, देन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाए, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। केवल ये तीन कंसेप्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। पी नोट ए दे रखे 0.65, तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 में से माइनस करने के बाद 0.35, 0.35 लिख सकते हैं। पी ए इन बी दे रखे है, ये पी बी दे रखे है पी के इक्वल। तो आपने पी की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगाएंगे हम, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पर, एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये फार्मूला केवल रह जाएगा पी ए प्लस पी बी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी है 0.65 और पी ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.35, 0.35 और पी बी की वैल्यू है पी। तो पी की वैल्यू निकालनी थी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.30 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट मैं बताऊं क्या होते हैं। जैसे एक डाई का एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 डाई का सैंपल स्पेस हो जाएगा। उसके ऊपर ए इवेंट है अगर मान लो 1 2 4 और बी इवेंट है मान लो यहाँ पर 3 4 5 6। तो ए और बी क्या हो गए यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इन दोनों का यूनियन क्या आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल। 1 2 4 ये हो गया, 3 4 5 6 ये हो गया। तो ये दोनों क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, केवल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर मैं इनको बनाऊं तो 4 को हटा दूंगा यहाँ से मैं। अब ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है फिलहाल, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इनका यूनियन सैंपल स्पेस बनाने लग रहा है अब भी, इसलिए ये क्या है, एग्जॉस्टिव। और अगर दोनों इवेंट्स ऐसे हों, दो इवेंट ऐसे हों आपके पास कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी हैं, तो वो कंडीशन फुलफिल करेंगे ये वाली, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1। तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप पी ए प्लस पी बी को 1 के इक्वल दिखा सकते हो। और रिक्वायरमेंट जानते हो क्या है, पी ए निकालना है। तो पी बी की जगह 2 पी ए इन्होंने दे रखा है, तो पी ए एज इट इज रखेंगे और पी बी की जगह रखेंगे 2 टाइम्स पी ए। राइट में है 1 तो 2 + 1 आ जाएगा 3 टाइम्स पी ए, और राइट में 1 है अगर, तो पी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। तो पी ए की वैल्यू रिक्वायर्ड थी 1/3। मेन बात ये है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी जो है ना 1 के इक्वल होगा, और वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में जो है ए बी सी 3 इवेंट जो दे रखे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अभी बताया था मैंने, अगर कोई भी इवेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं तो उन सब का सम जो है ना वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो तो उन सभी का सम 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपने क्या है, पी ए फाइंड आउट करना है। पी ए और पी बी की रिलेशन दे रखी है, पी सी और पी बी की रिलेशन दे रखी है। तो ये आपने अभी अभी लिखा है अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा 3 इवेंट 4 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल हो जाता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पी ए की वैल्यू निकालनी है। तो पी बी और पी सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो पी बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स पी ए, 3/2 टाइम्स पी ए। और पी सी की जगह एक बार तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पी बी लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1/2 पी बी, क्योंकि पी सी की डायरेक्ट पी ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पी बी के साथ है। अब पी बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2 पी ए। तो पी बी को हटाऊंगा यहाँ से और इसकी जगह लिखूंगा मैं 3/2 पी ए।
अब पी ए कॉमन आ जाएगा सारे में से, पी ए आ गया कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा 1 + 3/2 और +3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो 4 एलसीएम आ गया, अगर यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगी, 13/4 आ जाएगा। और राइट में जाएगा तो ये आ जाएगा 4/13। ये आपकी पी ए की वैल्यू आ जाएगी। पी बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर रख के, और पी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, पी बी की वैल्यू यहाँ रख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्पल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ हार्ट। यानी कि मेरे पास अगर 52 कार्ड्स हैं तो लोअर पार्ट में तो आ जाएगा 52, क्योंकि एक ही कार्ड निकालना, देखो आपने एक ही कार्ड निकालना है। उसके बाद अपर पार्ट में आएगा जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने लग रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालने लग रहे हैं। तो हमारे को ऐसा कार्ड चाहिए, या तो क्या हो क्वीन ऑफ हार्ट हो, देखो क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है, केवल एक ही होती है क्वीन ऑफ हार्ट, या किंग ऑफ डायमंड हो, साफ साफ लिखा है किंग ऑफ डायमंड, तो किंग ऑफ डायमंड भी एक ही होता है और क्वीन ऑफ हार्ट भी एक ही होती है। यानी कि इन दो कार्ड, ये दो कार्ड अपने इवेंट के अंदर हैं बच्चों जिनकी उसको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। तो उस इवेंट में ये केवल दो कार्ड हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा आंसर 2/52 यानी कि 1/26। आपने लेट कर देना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कार्ड्स king of diamond and queen of heart, therefore number of a is 2 and number of as is 52, therefore probability of a is 2/52, that is 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, देखिए ए बैग कंटेन 6 वाइट 5 ब्लैक 4 येलो, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग आइदर ए वाइट और ब्लैक बॉल इन सिंगल ड्रा। यानी कि सिंगल ड्रा में या तो वाइट बॉल आ जाए या फिर ब्लैक बॉल आ जाए। तो वाइट और ब्लैक है आपके पास 11, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 11/15, क्योंकि जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट में 6 + 5 यानी कि 11 इवेंट एलिमेंट हैं, तो सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या आ जाएगी 11/15। 7th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज अ चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 5 और 6। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, टोटल 5 और 6 आ जाए, यानी कि टोटल यानी कि सम 5 और 6 आ जाए इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि 2 डाई एक साथ थ्रो करने से। तो जब 2 डाई एक साथ थ्रो करेंगे सैंपल स्पेस आ जाएगा, ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाएंगे 36। ए इज द इवेंट विच डिनोट सम इज 5 और 6। उसने कहा कि टोटल 5 और 6 आ जाए, उसके चांस निकालने हैं आपने। तो 5 टोटल आ जाए उसके चांस ही हैं, देखो 5 टोटल आ जाए, 5 टोटल हो जाए उसके चांस ही हैं, देखो। उसके बाद मैंने 1 ले लिया, 1 के बाद 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले नहीं सकता क्योंकि सम ही 5 बनाना है। और 6 का है तो इसी में ऐड हो जाएंगे वो भी जिनका सम 6 आ जाए, जैसे कि 3 3 1 5 5 1 2 4 4 2, ये सम हो गया बच्चों। देखो 1 लेकर कर दिया मैंने 1 5 5 1, 2 लेकर कर दिया, 3 लेकर कर दिया, फिर 4 लेकर कर दिया, 5 लेकर कर दिया और 6 लेकर सम होगा ही नहीं। तो ये है 1 2 3 4 5, ये 4 मिलेगा 1 2 3 4, क्योंकि मैंने आपको एक दिन एक ट्रिक बताई थी, किसी वीडियो में बताई थी बेसिक में, ये ट्रिक थी। देखो सम जो है डाइस के ऊपर 2 डाई अगर आप थ्रो करते हो तो सम आपका 2 से लेकर और 12 तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 से लेकर 12 तक आ सकता है सम। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जिनका सम 2 आ जाए, ऐसा एलिमेंट एक होता है। जिनका सम 3 आ जाए ऐसे 2 होते हैं, जिनका सम 4 आ जाए ऐसे 3, जिनका सम 5 आ जाए ऐसे 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1, यानी कि जिनका सम 12 आ जाए ऐसा एलिमेंट केवल एक है 6 6, ये वाला। जिनका सम 11 आ जाए ऐसे 2 एलिमेंट हैं 5 6 और 6 5। तो इसी तरीके से आप इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो अब ये आंसर निकालते हैं इसका। देखो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब आपने ए की, तो ए के एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर 9 4
और ये 5 9, तो 9/36 यानी कि 3/12 आप 9 से ही कैंसिल होने लग रहा है कम्प्लीटली, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th। इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 फेसेस इज आइदर 9 और 11, आइदर 9 और 11। यानी कि जब एक डाई 2 बार फेंकते हैं तो आपने दोनों डाई के फेसेस के ऊपर जो सम है वो या तो 9 चाहिए या 11 चाहिए। अब देखो एक डाई को 2 बार थ्रो करना था तो मैंने 2 डाई एक साथ थ्रो कर दी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है throwing a die 2 times or 2 dice are thrown simultaneously considered as a same experiment। यानी कि एक डाई को 2 बार फेंकना है, 2 डाई एक साथ फेंकना एक जैसे एक्सपेरिमेंट माने जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दोनों डाई एक साथ फेंक दी, तो ए इवेंट है मेरा सम कितना आ जाए 9 और 11। तो 9 सम होता है बच्चों, 2 किसी के साथ 9 नहीं बना सकता, 7 के साथ बनाएगा, 7 डाई के ऊपर होता नहीं। तो 3 6 6 3 4 5 5 4, ये जो है 9 सम हो गया। 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सम 9 होता है, 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सम 10 होता है, 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सम 11 होता है और 1 एलिमेंट ऐसा होता है जिसका सम 12 होता है। यहाँ पर हमने 10 वगैरह का कुछ करना नहीं, 11 देखना है, 11 किसका सम हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा 6 5 और 5 6 का। तो बच्चों ए इवेंट था आपका सम इज 9 और 11, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 2 4 6, यानी कि 6/36 कैंसिल करके 1/6 लिख सकते हो। अब जो सेकंड पार्ट है वो इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ना इधर 9 नोर 11 आए, यानी कि नोट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो इसको 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो नोट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 5/6, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखो। इन ए रेस द ओड्स इन फेवर ऑफ 4 horses A B C D are this and this अज्यूमिंग दैट, तो आगे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेता हूं मैं। यानी कि ए के फेवर का रेशो दे रखा है 1:3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/1 + 3 यानी कि 1/4। बी के फेवर का रेशो दे रखा है 1:4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। अगर अगेंस्ट का रेशो दे रखा हो तो ये अगेंस्ट वाला ऊपर आ जाता है और सम नीचे। फेवर की दे रखी है तो ये फेवर वाला ऊपर आ जाएगा और सम नीचे, सम हमेशा नीचे आएगा। फेवर की प्रोबेबिलिटी में ये ऊपर आएगा, अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी में दूसरे वाला ऊपर आता है। तो यहाँ पर सभी की फेवर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो सभी में ये पहला पार्ट ऊपर आ जाएगा, दोनों का सम नीचे आएगा ही। जैसे यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 6 आ गए लोअर पार्ट में, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। देखो यहाँ तक हमने पढ़ चुके ये कि फेवर का रेशो दे रखा है। आगे लिखा है अज्यूमिंग दैट डेड हेट इज इम्पॉसिबल। ये वर्ड है यहाँ पर मेन वर्ड, ये वर्ड देखिए डेड हेट। तो यहाँ पर है नॉट मोर देन 1 विंस एट ए टाइम इज इम्पॉसिबल। यानी कि डेड हेट का मीनिंग होता है कि एक बारी में एक से ज़्यादा नहीं जीत सकते। वहाँ पर नॉट मोर देन 1 विंस एट ए टाइम, नॉट मोर देन 1 विंस एट ए टाइम। इसका मीनिंग है बच्चों, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 1 विंस एट ए टाइम, यानी कि एक बारी में एक से ज़्यादा घोड़े नहीं जीत सकते, ये इसका मीनिंग है। और ये यहाँ पर क्या है, इम्पॉसिबल। दैट मीन्स एक बारी में एक से ज़्यादा घोड़े जीत सकते हैं, यानी कि रेस वहाँ पर कोई टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो सकती है कि भाई सारे के सारे एक बारी में जीत सकते हैं, सारे के सारे एक बारी में जीत सकते हैं। यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है कि ये जीत जाएगा तो ये नहीं जीतेंगे, ये जीत जाएगा तो ये नहीं जीतेंगे। यानी कि कुल मिलाकर सेंस यहाँ से निकलती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की। तो ये सभी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। इफ़ देयर आर 5 horses इन ऑल, तो आपने आगे बताना है फाइंड द चांस दैट 1 ऑफ देम विल द रेस, यानी कि उनमें से कोई एक घोड़ा जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी, कोई एक।
तो वो पी ए भी जीत सकता है, मतलब ए भी जीत सकता है, या फिर बी जीत सकता है, या फिर सी जीत सकता है, या फिर डी जीत सकता है। कोई एक जीत जाए। अगर मैं केवल ये बता दूं कि लो ये ए जीत गया 1/4, तो यहाँ पर श्योरिटी हो जाए कोई भी एक जीत सकता है। तो या तो ये जीतेगा, या फिर ये जीतेगा, या फिर ये जीतेगा, या फिर या, और जहाँ पर भी और लगता है यानी कि या, तो यहाँ पर क्या लगता है प्लस का साइन। तो पी ए आ गया आपका 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं 60, एलसीएम ले लेते हैं। देखो 60 से 16 सबको डिवाइड, 60 से सारे डिवाइड हो सकते हैं। 60 मैंने एलसीएम ले लिया, और 4 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 12, 6 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 10, और 12 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 5। इन सभी को ऐड करेंगे 27 हो गया, 27 में 5 ऐड करूँगा 32 हो गया, 32 में 10 ऐड करूँगा 42 हो गया, 42। ये 6 है तो कैंसिल कर देता हूँ इसको, 6 7 जा 42, 6 10 जा 60, तो 7/10 इस पोर्शन का आंसर आ गया। अब आपने क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखो इसमें लिखा है डेड हिट इज इम्पॉसिबल। डेड हिट क्या होता है कि एक बारी में एक से ज़्यादा घोड़े नहीं जीत सकते। तो एक बारी में एक से ज़्यादा घोड़े नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो इनका जो जीतना है वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता। मान लो 5 घोड़े हैं, 5 में से कोई एक ही जीतेगा, तो ये जीत गया अगर, तो इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ये तीनों, यानी कि ये फिर हार जाएंगे। तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि ठीक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो जैसे ये घोड़ा जीते या ना जीते उससे इसका कोई लेना देना है नहीं, तो इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद एग्जॉस्टिव क्यों है ये, क्योंकि इन सभी का यूनियन सैंपल स्पेस बनने लग रहा है, सभी घोड़े जीत सकते हैं एक साथ ही। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की तो जो बेसिक है वो अगले पोर्शन में यूज़ करना है मेरे को। अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी इसलिए आपको समझाने लग रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई है, वरना इसका जो फर्स्ट पार्ट अपने करना है उसमें केवल ये लिखा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हॉर्स विल विन द रेस, यानी कि एक घोड़ा जीत गया। चांस है, देखो इसमें लिखा है फाइंड द चांस दैट 1 ऑफ देम विल विन द रेस, यानी कि उनमें से एक घोड़ा जीत गया। तो एक कोई भी जीत सकता है बच्चों, या तो ये या ये या ये या ये, यानी कि प्लस का साइन लग जाएगा। यहाँ तक हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का कोई भी केस फॉलो नहीं किया। यहाँ पर सिंपल, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं होते तो भी आंसर यही आता। नेक्स्ट पार्ट में इसमें लिख रखा है, देखो इफ़ देर आर 5 हॉर्सेज इन ऑल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस फॉर 5th हॉर्स, यानी कि अगर टोटल 5 हॉर्स होते वहाँ पर तो फिर 5 में के चांस कितने होते जीतने के। तो भाई एक किस्म से इन सभी के जो टोटल चांस है वो 7/10 भी हो गए। किसी एक के जीतने के, इन चारों में से किसी एक के जीतने के चांस भी यही हो गए 7/10, और इन सभी के टोटल जो चांस है वो भी 7/10 हो गए। अगर 5 हॉर्सेज होते तो उन सभी का सम क्या आ जाता 1 के इक्वल। अगर 5 हॉर्सेज होते तो वहाँ पर ये 4 हो गए, और 5th हॉर्स और होता तो ये सभी क्या हो जाते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जैसे मैंने आपको समझा दिया था। अब इन सब का सम जो है वो आ गया था 7/10 के इक्वल। तो P यानी कि 5वें हॉर्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जीतने की, तो ये आ जाएगी 3/10। तो भाई सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 हो जाएगा। 5 अगर हॉर्स हैं वहाँ पर, तो इन चारों का सम अपने पास आ चुके हैं 7/10, तो 1 में से माइनस करेंगे 3/10, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 10th क्वेश्चन है भाई, देर आर 3 इवेंट्स A B C, वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन एट ए टाइम। और एक बारी में एक ही हैपन हो सकता है, वन मस्ट हैपन्स एंड ओनली वन कैन हैपन एट ए टाइम। तो A के अगेंस्ट का रेशो दे रखा है 8:3, B के अगेंस्ट का दे रखा है रेशो 5:2। तो आपने C के अगेंस्ट का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं A की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ। देखो अगेंस्ट का दे रखा है 8:3 अगेंस्ट का,
तो अगेंस्ट का जब भी रेशो दे रखा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते समय देखो, अगेंस्ट का रेशो दे रखा हो या फेवर का रेशो दे रखा हो, नीचे जो है लोअर पार्ट में तो हमेशा इन दोनों का सम होता है। अब अगर अगेंस्ट का रेशो दे रखा है तो ये प्रोबेबिलिटी निकालते समय 3 लिख देना आपने, और फेवर का दे रखा है तो 8 लिख देना है यहाँ पर, यानी कि फ्रंट वाला लिख देना, आगे वाला। तो फिलहाल अगेंस्ट का दे रखा है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में 3 लिखा हुआ उसके अगेंस्ट में। ठीक, ऐसे ही बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो दोनों का सम तो नीचे लिखना है ही आपने, चाहे फेवर का रेशो दे रखा है चाहे अगेंस्ट का। अपर पार्ट में क्या लिखना, देखो अपर पार्ट में लिखना है, अगर फेवर का दे रखा है तो पहले वाला फर्स्ट टर्म लिखनी है आपने अपर पार्ट में, और अगेंस्ट का दे रखा हो तो लास्ट टर्म लिखनी है आपने अपर पार्ट में। ये हो गया। अब पी सी निकालना हमने, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है सबसे पहले, उसके बाद उसके अगेंस्ट का रेशो निकालेंगे। तो ये जो इवेंट है ये भी क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये इवेंट क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो पी ए की जगह 3/10 3/11 रखेंगे, और पी बी की जगह 2/7, और यहाँ से पी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा, देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो चलो सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 11 × 7, तो यहाँ पर 77 आ गया, यहाँ पर -21 आ गया, और यहाँ पर 7 से कैंसिल करेंगे 22 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 43। ठीक है ना, 77 और 43 माइनस करेंगे तो 7 - 3 आ जाएगा 4, 7 - 4 आ जाएगा 3, 34। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा 34/77। अब हमने क्या करना है, ओड्स का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले आपने लोअर पार्ट को ब्रेक कर लेना है, जिसमें से एक पार्ट अपर पार्ट और दूसरा फैक्टर अपने आप आ जाएगा। देखो 34 लिख दिया मैंने लोअर पार्ट में, प्लस में क्या लिखूंगा ये आप जानते हो, 77 में से 34 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, यानी कि 43। अब अगर आपने अगेंस्ट का रेशो निकालना है, अगेंस्ट का, तो आ जाएगा 43/34। क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सी की प्रोबेबिलिटी है 34/77, तो 34 इसके फेवर के एलिमेंट है, तो फेवर के लास्ट में जाएंगे और इसके आगे आएंगे। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया था आपका ये 34/77 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो मैंने क्या किया, 77 को ब्रेक कर लिया 34 + 43 में। एक पार्ट तो अपर पार्ट वाला ही आपने यूज़ करना है यहाँ पर, दूसरा पार्ट आप सपरेट करने से प्राप्त कर सकते हो 77 में से। अब देखो अगर फेवर का रेशो निकालना है आपने, फेवर का, तो ये क्या आ जाएगा 34/43, क्योंकि फेवर में इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आगे आएंगे, इसका रेशो आगे आएगा। अगर आपने अगेंस्ट का रेशो निकालना है, अगेंस्ट, तो उसमें क्या है, देखो उसमें जो इसका अपोजिट है उसकी रेशो आगे आएगा और इसका खुद का पीछे जाएगा। तो आपने अगेंस्ट का रेशो निकालना था, तो अगेंस्ट का हो गया 43/34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11, देयर आर 3 रेड 2 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग, 3 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड 1 ब्लैक और 1 रेड 2 ब्लैक। तो यहाँ पर 3 बॉल निकालनी है आपने, और ना ये बताया गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ना ये बताया गया विद रिप्लेसमेंट है। तो जब तक बोला नहीं जाएगा हम हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट ही यूज़ करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। और प्लेस की भी वैल्यू नहीं दे रखी, उसने सीधी संख्या बता रखी कि 2 रेड 1 ब्लैक आए, ये नहीं बता रखा है कि पहली दूसरी रेड आए तीसरी ब्लैक आए, या पहली ब्लैक आए दूसरी तीसरी रेड आए। तो जब प्लेस की जानकारी ना हो और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो तो कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखो रेड निकालनी है आपने 2 और आपके पास है 3, तो 3 में से 2 रेड ले लेंगे हम और 2 में से 1 ब्लैक ले लेंगे, और टोटल बॉल है आपकी 5 में से आपने 3 ले लेनी है। तो ये तो केस हो गया कि 2 रेड 1 ब्लैक निकल जाए, या फिर या जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और एंड जहाँ पर आएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई का, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करने थे तो इसलिए मल्टीप्लाई आ गई। या तो ये काम होना है या ये काम होना है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते बच्चों कि 3 बॉल निकालनी है आपने, 1 रेड 2 ब्लैक आ गई, 2 रेड 1 ब्लैक आ गई, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो 1 रेड 2 ब्लैक अब निकालेंगे हम,
तो रेड बॉल है आपकी 3, 3 में से 1 ले देंगे, और ब्लैक बॉल है 2, 2 में से 2 ले देंगे, और टोटल है 5C2 5C3। टोटल हैं जो 5 बॉल हैं उसमें से 3 बॉल लेनी है आपने। अब एलसीएम ले लेते हैं 5C3 और 3C2 हो जाएगा 3 जानते हो आप, 2C1 आ जाएगा 2, प्लस का साइन 3C1 होता है 3 और 2C2 होता है 1, और लोअर पार्ट में 5C3 भी वैसे 10 होता है। देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ 5C3 को, 5 4 3 और 1 2 3, तो कैंसिल आप करेंगे 3 को 3 से, 2 को 4, 4 को 2 से, तो 10 आ जाएगा। तो 5C3 क्या होता है 10, ये आ जाएगा 6 + 3 यानी कि 9/10 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th क्वेश्चन। देर आर 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, ए ग्रुप ऑफ 4 इज टू बी सिलेक्टेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी आइदर 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़ आर सिलेक्टेड। यानी कि 3 लड़के और 1 लड़कियाँ सेलेक्ट हो, या फिर 3 लड़की 1 लड़का सेलेक्ट हो। तो यहाँ पर पहली बात ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा नहीं हुआ कि विद रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है उस चीज़, उस यानी कि बच्चों को वापस अंदर रखना है फिर बाहर निकालना है, तो विद रिप्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरा यहाँ पर प्लेस की वैल्यू नहीं है, ये नहीं बताया कि पहला दूसरा तीसरा लड़का और चौथी लड़की हो, या फिर पहले प्लेस पर लड़की आए दूसरे तीसरे चौथे पर लड़का आए, तो प्लेस की भी जानकारी नहीं और विदाउट रिप्लेसमेंट भी है। तो कॉम्बिनेशन से बहुत आसान तरीके से निकलेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन से नहीं करोगे तो प्लेस के केस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे कि 3 लड़कों में से 1 लड़का निकाल दिया, फिर 1 लड़का निकाल दिया, फिर 1 लड़का निकाल दिया, और फिर लास्ट में 1 लड़की निकाल दी। ठीक है ना। अब देखो ये लड़की इस प्लेस पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे ऐसे करके 4 केस तो इसके बन गए। ऐसे ही 4 केस इसके बनेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं सीधा कॉम्बिनेशन से करता हूँ। देखो 3 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं 3C3, और 3 लड़कियों में से 1 लड़की सेलेक्ट करनी है, या फिर या का मतलब प्लस 3 लड़कियों में से 3 लड़की सेलेक्ट करनी है, गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स, और या फिर 3 लड़कों में से 1 लड़का सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, या तो 3 लड़की 1 लड़का, या फिर 1 लड़का 3 लड़की, और टोटल कितने 6C3 लोअर पार्ट में आ जाएगा। अब 3C3 होता है 1, 3C1 होता है 3, 3C3 फिर से 1, और 3C1 3 हो जाएगा, और 6C3 आप जानते हो 20 आ जाएगा। देखो 6 5 4 1 2 3, तो ये 6 कैंसिल हो गया, 20 आ जाएगा। ये अपर पार्ट में आ गया बच्चों 3 + 3 यानी कि 6/20, कैंसिल करेंगे तो 3/10 आ जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 क्वेश्चन। 2 cards are drawn from a pack of cards. What is the chance that at least one of the cards drawn is an ace? यानी कि 2 कार्ड निकालने हैं और कम से कम 1 कार्ड के ऊपर एस कार्ड आए, कम से कम 1 एस कार्ड आए। एस आप जानते हो 4 होते हैं। देखो ये एस है हार्ट का एस है ये, और ये एस है स्पैड का एस है ये, और ये एस है बच्चों डायमंड का, और ये एस है बच्चों क्लब का। ठीक है ना। तो उसने कहा कि 2 कार्ड निकालने हैं और कम से कम 1 कार्ड के आए एस कार्ड आए। तो टोटल मेरे पास ये टोटल 52 कार्ड्स हैं इन सबको मिलाकर। तो 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने हैं और कम से कम 1 कार्ड एस आए। कम से कम 1 कार्ड एस आने का मीनिंग है कि या तो 1 एस आए या दोनों एस आए। तो आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं और सीधा सीधा इससे भी कर सकते हैं। देखो तो मैंने मान लिया कि 1 कार्ड एस आ गया तो 4/52 हो गया। आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉम्बिनेशन से ठीक रहेगा क्योंकि प्लेस की वैल्यू नहीं बनानी पड़ेगी। तो 4 कार्ड में से 1 कार्ड निकाल दिया मैंने, तो बचा हुआ 1 कार्ड 48 में से आएगा, या फिर प्लस का साइन है, दोनों के दोनों कार्ड क्या हैं एस कार्ड आ जाएंगे। टोटल है 52C2। ये है कि उसने कहा कि एटलीस्ट 1 कार्ड इज एस, एटलीस्ट 1 कार्ड इज एस, कम से कम 1 कार्ड एस कार्ड हो। ठीक है ना, कम से कम 1 एस कार्ड हो। यहाँ पर 1 एस निकल गया, यहाँ पर दोनों एस निकल गए।
आप चाहें तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो नॉन एस की। नॉन एस होते हैं 48, क्योंकि ये 4 एस हटा दूंगा तो मैं टोटल 52 थे ये, तो ये कितने बच जाएंगे 48। तो इन 48 में से दोनों कार्ड मैंने इन 48 में से निकाल दिए, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक भी कार्ड एस कार्ड नहीं आया। इसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो एटलीस्ट एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है डायरेक्ट मेथड से। तो इसको सोल्व कर देता हूँ। ये 4 आ गया, 48 आ गया, 4 × 48 और प्लस 4C2 होता है 4 × 3 1 × 2 यानी कि 6। और लोअर पार्ट में क्या है 52C2 यानी कि 52 × 51 और लोअर पार्ट में है 12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा बच्चों 4 × 48 और प्लस 6। लोअर पार्ट में आ जाएगा 52 × 51 और ये 12 ऊपर चला जाएगा। कैंसिल आप आराम से कर सकते हो, ये 4 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके और फिर कैंसिल कर सकते हो आप इसको। मैं कर ही देता हूँ। देखो 4 8 जा 32 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 हो गया। इसमें 6 ऐड करेंगे 198 हो गया। ये 198 लोअर पार्ट में 26 और 51, 9 + 8 17 + 1 18। तो 9 से भी कैंसिल होने लग रहा है, ये 3 से कैंसिल होने लग रहा है। 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और यहाँ पर 17 आ जाएगा। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। तो 33 डिवाइडेड बाई 13 7 जा 91 और 13 1 जा 30, ये आ जाएगा 220 यानी कि 221 लोअर पार्ट में और 33 अपर पार्ट में। तो बच्चों 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके सामने। टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 8 1 2 8 और उसमें से 2 कार्ड आपने सेलेक्ट करने हैं। 2 cards are drawn at random from 8 cards number from 1 to 8. What is the probability that the sum of the numbers is even and odd if 2 cards are drawn together? यानी कि दोनों कार्ड एक साथ ड्रा करने हैं आपने, एक साथ, एक के बाद एक करने होते तो प्लेस की वैल्यू होती, वहाँ पर परमुटेशन लगाते हैं हम। यहाँ पर दोनों कार्ड एक साथ उठाने हैं, यानी कि दोनों हाथों से या एक हाथ से दोनों कार्ड एक साथ उठाने हैं। तो प्लेस की कोई वैल्यू नहीं होगी भाई, पहला कार्ड 1 निकला दूसरा कार्ड 8 निकला, ऐसे कोई। तो देखो बच्चों उसने कहा है कि सम इज़ इवन सम इज़ ओड, यानी कि सम ओड आ जाए सम इवन आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो सम जिनका इवन होगा ऐसे एलिमेंट होंगे जैसे कि 1 3 1 5 1 7, यानी कि इवन सम तभी होगा जब दोनों नंबर ओड होंगे। तो 1 3 1 5 1 7 हो गया, उसके बाद 3 5 3 7 हो जाएगा और उसके बाद 5 7 हो जाएगा। अब इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं कि जैसे 1 3 लिखा तो 3 1 भी लिख देंगे, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ निकालें तो प्लेस की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब दोनों का सम इवन तब भी होगा जब दोनों नंबर इवन आएंगे, जैसे कि 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के बाद 6 आ जाए, 2 के साथ 8 आ जाए, उसके बाद 4 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 8 आ जाए और 6 के साथ 8 आ जाए। मतलब सम क्या आ जाए, ओवरऑल सम इवन बने। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल केस हो गए 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई, आपके पास कार्ड हैं 8, 8 में से आपने 2 को सिलेक्ट करना है, यानी कि 8C2, ठीक है ना। इन 12 में से कोई भी एक आएगा और टोटल जो है टोटल केस हो जाएंगे 8C2, क्योंकि जो 1 है 1 2 के साथ आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, 5 6 5 7 5 8 और 6 7 6 8 एंड 7 8 टोटल केस हो गई है, जिनको आप 8C2 लिख सकते हो। तो 12 डिवाइडेड बाई 8 × 7 और 1 × 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3/7। 3/7 आंसर आया है कि सम उनका क्या आ जाए, इवन आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है कि सम उनका क्या आ जाए, ओड। तो या तो दोनों नंबर का सम इवन हो गया, दोनों का ओड होगा, तो ये ओड वाला जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और 1 में से माइनस करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। या फिर आप अलग से निकाल भी सकते हो, ओड सम कब होगा, जब एक इवन आ जाए एक ओड आ जाए, जैसे कि 1 2 1 4 1 6 1 8
उसके बाद 2 3 2 5 2 7, उसके बाद 3 4 3 6 3 8, उसके बाद 4 5 4 7, उसके बाद 5 6 5 8, उसके बाद 6 7। तो ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। और टोटल लोअर पार्ट नीचे रख देना 8C2, आंसर आ जाएगा आपका 4/7। तो बच्चों 15 क्वेश्चन है। एक क्लास कंसिस्ट 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, ए कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज कंस्टिट्यूटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैज़ एट मोस्ट 1 गर्ल्स। यानी कि 3 बच्चों की कमेटी बनानी है और उसमें एट मोस्ट 1 गर्ल्स हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो। तो इसका मीनिंग है एक भी लड़की ना हो, तो तीनों के तीनों क्या हों, लड़के हों, ठीक है ना। लड़की क्या हो, एक भी ना हो। एट मोस्ट 1 का मीनिंग होता है एट मोस्ट 1, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक या एक से कम, यानी कि बेशक से ना हो। या फिर उसने कहा कि एक लड़की हो, तो एक लड़की अगर सेलेक्ट कर रही तो बॉयज़ आपने सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर 2, 10C2। कॉम्बिनेशन से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेस नहीं बता रखा है कि पहला दूसरे तीसरे प्लेस पर कौन आएगा, और साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो लोअर पार्ट में आ गया 18C3, क्योंकि 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे। 10C3 को सोल्व करेंगे 10 × 9 × 8 और 1 2 3, उसके बाद 8C0 तो 1 ही हो गया, 8C1 8 आ जाएगा। 10C2 को ब्रेक करेंगे 10 × 9 और 1 × 2, और लोअर पार्ट में है 18 × 17 × 6 और 1 2 3, 1 2 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास 10 × 9 × 8 और प्लस 8 × 10 × 9 × 3 और डिवाइडेड बाई 18 × 17 × 16। या तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 10 9 और 8 कॉमन आने लग रहे, देखो 10 9 8 और 10 9 8, तो 10 9 8 अपर पार्ट से कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, और 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 आ गया मल्टीप्लाई में। लोअर पार्ट में 18 17 और 16, तो 8 2 × 16 और 2 2 × 4 और 2 9 × 18 और 9 से 9 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, शायद आंसर आ गया 10/17, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 16 क्वेश्चन। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, यानी कि सेम सूट के आए, या तो सभी किसके आए, देखो हर्ट के आए कार्ड, सभी कार्ड हर्ट के आए, या सभी कार्ड किसके आए, क्लब के आए, या सभी कार्ड किसके आए, स्पेड के आए, स्पेड के, हर कोई कार्ड स्पेड का आए, या फिर सभी कार्ड किसके आए, डायमंड के आए, डायमंड। तो देखो डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं, स्पेड के भी 13, क्लब के भी 13 और हार्ट के भी 13। तो यानी कि 4 कार्ड निकालने हैं, 4 कार्ड 13 में से कोई भी 4 आ जाए, जैसे 13C4 डिवाइडेड बाई 52C4। उसने कहा कि सेम सूट के कार्ड आए, तो ये सूट मैंने निकाल दी, लेट कर लिया मैंने कि स्पेड के कार्ड आ गए। तो ऐसे ऐसे क्लब के भी आ सकते हैं, हार्ट के भी आ सकते हैं, डायमंड के भी आ सकते हैं। तो यानी कि 4 केस हो जाएंगे, 4 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, उसमें क्या था कि एक कार्ड निकालना, 4 कार्ड निकालने थे और चारों जो है एक एक सूट का एक कार्ड आए। तो ये एक स्पेड का आ गया, एक क्लब का आ गया, एक हार्ट का आ गया, एक डायमंड का आ गया, और नीचे 52C4। ये क्वेश्चन हम कर चुके 1 फ्रॉम ईच शूट, कि प्रत्येक शूट से एक कार्ड आए, जबकि इसमें ये नहीं निकालना, ये है 1 फ्रॉम ईच शूट, 1 फ्रॉम ईच शूट, प्रत्येक शूट से एक कार्ड आए, ये था। और ये है कि चारों कार्ड एक ही शूट से आए, 4 कार्ड्स, ऑल द 4 कार्ड्स फ्रॉम सेम सूट, सेम सूट से आए सारे के सारे कार्ड, ठीक है ना, एक ही सूट से आए। तो भाई एक सूट से मैंने मान लिया कि मैंने सारे के सारे हार्ट से निकाल दिए, तो क्लब से भी आ सकते हैं, प्लस में यही एक बार और आ जाएगा, प्लस में एक बार और आएगा, हार्ट से भी आ सकते हैं, डायमंड से भी। तो 4 केस हो जाएंगे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट आप कर सकते हो बच्चों, आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
और 41 65, ये मैंने बुक में से देख कर लिखा है। आंसर सेम टू सेम यही आएगा। अपर पार्ट को ब्रेक कर लो आप 13 12 11 10, 4 पार्ट कर लो इसके 13 12 11 10, और लोअर पार्ट में 52 51 और 50 और 49, ठीक है ना। 1 2 3 4 से 1 2 3 4 कैंसिल हो ही जाएगा, ये 4 बचेगा और कैंसिलेशन के बाद ये आपका आंसर आएगा। बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा।